हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ेंगे सम पेक्यूलर आइटम्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पेक्यूलर का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स, कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी जो कि हमने पहले नहीं सुनी और हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो तो हम किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, और उसमें हमारे पास कुछ नई टर्म्स आई थी, लाइक लिगेसी आया था, लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल आया था, सब्सक्रिप्शन आया था, डोनेशन आया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है प्लस इनका ट्रीटमेंट क्या है, सो दैट कि जब आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओ, आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको पता हो कि ये आइटम हमने कहां पर रिकॉर्ड करनी है। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि आज हम पहले ये पढ़ रहे हैं। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न एज दैट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, यहां पर हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पर क्योंकि आइटम्स के नाम डिफरेंट है, उनका नेचर डिफरेंट है, सो there is a need of special attention to their treatment in final accounts. They are peculiar to these organizations. Some of items are explained as under. So सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। Subscription is a membership fee paid by the member on annual basis. This is the main source of income. Now सबसे पहले अब हम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ income है। Subscription paid by the member is shown on the receipt and payment account on the receipt side and is income in the income and expenditure account। तो ये क्या है, ये income side में दिखाई जाती है एज वेल एज रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाती है ऑन द रिसिप्ट साइड। क्योंकि ये इनकम है इसलिए ये रिसिप्ट हो गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये इनकम हो गया। इट मे बी नोटेड दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, while the amount shown in income and expenditure account is confined to the figure related to the current period only in respective of the fact whether it has been received or not। तो अब यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि हम इनकम एंड जो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो हमारी एक तरह से कैश बुक होती है। तो उसमें हम कैपिटल, रेवेन्यू, पिछले साल के, अगले साल के सब टोटल हम डाल देते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर एक करंट ईयर का बनता है, इसलिए हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही उसमें शो करते हैं। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लेक्चर नंबर आई थिंक 5th। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी हो तो आप इंफॉर्मेशन आइकन पर जाकर इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हो तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करना है, और इसी तरह से अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रिसिप्ट की एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक मेंबरशिप फी है जो कि हर साल जो मेंबर्स है वो पे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने के लिए। जिस तरह से हम न्यूज़पेपर को यूज करते हैं कि अगर हमें न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पूरे साल के लिए, वो हमारे घर पर आना शुरू हो जाए तो हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आप कई एंटरटेनमेंट चैनल जो है उनको भी आप क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। यू पे द फी एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट वॉचिंग। सो इट मे बी एनुअली, इट मे बी मंथली, इट डिपेंड्स अपॉन टू द आइटम, लाइक वो कंपनी किस तरह से उन चीजों के बारे में डिस्कस करती है, इस चीज के ऊपर वो चीज डिस्कस सब्सक्रिप्शन जो है वो डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट आइटम इज like this is the questions related to the subscription we have already discussed। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरी आइटम, that is donation। So it is a sort of gift
in cash or property received from some person or organization, it appears on the receipt side of receipt and payment account. Donation can be specific purpose or for journal purpose. अब donations आप सभी को पता है कि वैसे अगर हम देखें तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, हिंदी में इसको हम क्या मानते हैं, जब किसी ने कोई चीज जो है वो दान कर दी हो, किसी को दे दी हो, एज ए गिफ्ट दे दी हो, या किसी ने उसको लगता है कि मुझे कहीं अच्छी जगह पर अपने पैसे स्पेंड करने चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डोनेशंस दे देते हैं। तो अब इस तरह से डोनेशन भी हमारे लिए क्या हो गई, हमारे लिए एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम हो गया। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो डोनेशंस हैं वो क्या है, इनकम है, इसीलिए ये रिसिप्ट साइड में दिखाई जाती हैं। तो जो डोनेशन है वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और फॉर जर्नल पर्पस भी हो सकती हैं। नाउ इफ द डोनेशंस आर स्पेसिफिक, इफ डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड टू अचीव स्पेसिफाइड पर्पस, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। अब कई बार जब लोग डोनेशन देते हैं तो वो बोल देते हैं कि मेरी डोनेशन जो है वो सिर्फ बच्चों के, सपोज आप किसी अनाथालय में हो, वहां पर कोई डोनेशन देके गया है तो उन्होंने बोला कि मैं जितने भी पैसे दे रहा हूँ ये सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ही खर्च होने चाहिए और कहीं नहीं होने चाहिए। या फिर वो क्या बना देते हैं, एक एजुकेशन फंड बना देते हैं, उसमें पैसे डाल देते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये सारा पैसा जो है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही खर्च होगा। तो जब इस तरह से डोनेशंस आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। द स्पेसिफिक पर्पस कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्सिस्टिंग बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर लेबोरेटरी, क्रिएशन ऑफ बुक बैंक एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकते हैं। सच डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट अमाउंट आर बिग और स्मॉल। तो इस तरह की जो भी डोनेशंस होती हैं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है, ये एक तरह का फंड बन गया है हमारे लिए, तो ये क्या दिखाई जाएंगी, इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका अमाउंट कितना है, स्मॉल है या बिग है, ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए है, तो इसीलिए किस साइड दिखाई जाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएंगे। नेक्स्ट इज जर्नल डोनेशन। सच डोनेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द जर्नल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड एज इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, hence it is taken to be income side of the income and expenditure account of the current year। तो अब अगर कोई सपोज मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, वहां जाकर मैं क्या करती हूँ, मैं वहां पर बोल देती हूँ कि आप क्या करिए, आप 50,000 का चेक काट के दे दिया और बोल दिया कि ये आप यहाँ पर रख लीजिए फॉर एज अ डोनेशन फ्रॉम माई साइड। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर जाते हैं और अपनी मर्जी से वो कुछ ना कुछ पैसे जो है वो वहां पर डोनेट कराते हैं। तो वो क्या है, अब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, उन्होंने पैसे दे दिए कि आप कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो दिस बिकम वन काइंड ऑफ इनकम सोर्स, सो दैट्स व्हाई इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो अब हमें क्या पढ़ा कि अगर डोनेशन जो है वो स्पेसिफिक है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगी, अगर वो जर्नल है तो वो कहां पर आएगी, वो इनकम साइड में आएगी, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड इज लेगेसी। तो ये हमने पिछली बार शायद पेपर क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ द अमाउंट। तो अगर एक पर्सन जो आपकी एनपीओ में है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद अगर कोई अपनी विल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है कि मेरी जायदाद के अब जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेगेसी। अब वो लेगेसी जो है वो स्पेसिफाइड भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो जर्नल भी हो सकती है। लाइक अगर कोई बोल दे कि मेरी आज के बाद ये जो बिल्डिंग है ये बच्चों की परवरिश के लिए ही यूज होगी, तो उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि यहाँ पर मतलब कि बच्चों के लिए हम हॉस्टल ही बनाएंगे। इसी तरह से अगर किसी ने पैसे दिए हैं, अगर वो बोल दे कि सारी जिंदगी ये जो जितना भी फंड है, जो भी मैं पैसे दे के जा रहा हूँ, ये सारे के सारे पैसे आपने सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पर लगाने हैं, उनकी बुक्स पर लगाने हैं, तो फिर वो भी क्या बन जाएगा, फंड बन जाएगा। सो इसीलिए लेगेसी यूज ऑफ विच इज स्पेसिफाइड आर स्पेसिफिक लेगेसी एंड इन शोन इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। तो जिस तरह से हमने ऊपर डोनेशन का ट्रीटमेंट किया था, इफ इट इज स्पेसिफिक, तो इन द सेम वे यहाँ पर भी वो केस में दिखाई जाएगी, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। इफ द यूज इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू नेचर एंड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा हो गया, जैसा कि डोनेशन के साथ हुआ था। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। तो दिस इज द फोर्थ वन।
Some members prefer to pay lump sum amount as life membership fee instead of paying periodic subscription. Such amount is treated as capital receipt and credited directly to capital general fund. अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो मंथली है, एनुअली है, यानी बार बार आपको पे करनी पड़ेगी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकम है. सो दैट्स वाई हम उसको किस पे दिखाते हैं, इनकम और रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं. लेकिन अगर कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लेता है तो उसमें क्या होता है, उसको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है. तो जब हमें वन टाइम पेमेंट है तो वो क्या बन गई, हमारी कैपिटल रिसिप्ट बन गई, और इसीलिए इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, जर्नल फंड में दिखाते हैं. सो लाइफ मेंबरशिप इज ए कैपिटल रिसिप्ट एंड इट विल बी शोन ऑन द कैपिटल जर्नल फंड. नेक्स्ट इज entrance fee. Entrance fee, also known as admission fee, is paid only once by the member at the time of becoming a member. In case of organization like club and some charitable institution is limited and the amount of entrance fee is quite high, hence it is treated as non-recurring item and it's credited directly to the journal fund. तो life membership fee और इसके अलावा जो एंट्रेंस फी है, ये दोनों क्या हो गई, हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, और इसीलिए ये कहाँ पर ट्रांसफर होंगी, ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगी, यानी ये हमारे कैपिटल का हिस्सा बन जाता है क्योंकि ये नॉन रेकरिंग नेचर का है. नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट. Sale of old asset. Receipt from the sale of an old asset appear in the receipt and payment account for the year in which it is sold. तो अब जो भी हमने सेल किया एसेट, क्योंकि हमारी वो एसेट्स थी, तो एसेट्स जो हैं अगर हम उनको परचेज करते हैं तो वो हमारे आते हैं पेमेंट साइड में, अगर हम उसको खरीदते हैं तो बेचते हैं तो वो आएंगे हमारे रिसिप्ट साइड में. लेकिन उसके ऊपर जो भी हमारा इनकम होगा या फिर अभी कैन से हमारा जो गेन होगा या फिर उसे एसेट को सेल करने के बाद हमारे पास कोई लॉस होगा तो वो कहां पर जाएगा, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर है वो कैसी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली नेचर है, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसीलिए उसके ऊपर जो भी हमारा गेन होगा, जो भी हमारा लॉस होगा, वो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में. लेकिन अगर उसकी जो रिसीट है यानी सेल प्रोसीड्स है, जो पैसे आए हमारे, वो कहाँ पर जाएंगे, वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आइटम ऑफ फर्नीचर विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹800 इज सोल्ड टू 700, तो ये 700 जो है ये जाएगा हमारा इनकम रिसिप्ट साइड में, क्योंकि हमें पैसे आ गए हैं. और इसके ऊपर अब 800 रुपए की चीज थी, मैंने कितने में बेच दी, 700 रुपए में बेच दी, तो 100 रुपए का मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो ये लॉस कहां पर जाएगा, ये जाएगा मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, बिकॉज इट इज अ लॉस. अब मेरा तो खर्चा हो गया ना, 100 रुपए के मैंने कमाई, तो इसीलिए ये 100 रुपए कहां पर जाएंगे, हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे. अकाउंट एज अ लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट एंड वाइल शोइंग द फर्नीचर इन द बैलेंस शीट ₹800 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स टोटल book value. नेक्स्ट इज सेल ऑफ पीरियोडिकल्स. अब पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गई, डिफरेंट काइंड्स की बुक्स हो गई, तो ये हम मंगवाते रहते हैं. क्योंकि जो पीरियोडिकल्स है, न्यूज़पेपर्स है, या फिर जैसे कई बुक्स होती है जो मंथली बेसिस पर आती हैं, वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो ये रेकरिंग नेचर की है. इसीलिए हम इसको किस पे दिखाएंगे, शोन एज द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हमारी जो रद्दी होती है वो हर महीने बनती रहती है, तो उसको हम अगर हमने सेल किया तो वो रेकरिंग नेचर का है, इसलिए वो किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा. यही 2 पॉइंट्स हमने वहां पर भी डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो था वो करवाया था. Next is sale of sports material. Sale of sports material, used material like old balls, bat, nets, etc. is a regular feature with the sports club. It is usually shown as an income in the income and expenditure account. Same जिस तरह से, यानी अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझने वाला बेसिक फंडा ये है कि अगर कोई चीज रेगुलरली मतलब कि आ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, रेगुलरली यूज हो रही है, अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो उसकी सेल प्रोसीड्स जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे. इफ इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, इट इज फॉर नॉन रेकरिंग नेचर, तो उसकी जो सेल्स है वो कहां पर जाएंगी, वो जाएंगी हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम. It is the amount paid to the person who is not the regular employee of the institution. Payment to an artist for giving performance
as well as at the club is an example of honorarium. The payment of honorarium is shown as the expenditure side of the income and expenditure account. तो अब जितने भी क्लब्स होते हैं ना वो डिफरेंट लाइक सेलिब्रेशंस करते हैं, लाइक दिवाली पर सेलिब्रेशन कर दिया, इसी तरह से कोई राखी का त्यौहार आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई और इवेंट आ गया, या लाइक गरबा हो गया. तो इस तरह से जब कोई इस तरह से वो स्टारकास्ट करते हैं या कोई परफॉर्मेंस करवाते हैं तो वहां पर गेस्ट आते हैं. तो उन गेस्ट को जो पेमेंट है वो अब रेगुलर नेचर की हो गई, यानी वो रेकरिंग नेचर की है, क्योंकि एक साल में पता नहीं कितने सारे वहां पर इवेंट्स हो जाते हैं. तो इन इवेंट्स में अगर कोई परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए जो पेमेंट की जाएगी वो क्या है, हमारा रेकरिंग एक्सपेंडिचर है. दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ income and expenditure account. Next is endowment fund. It is a fund arising from the bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose. अब ये endowment fund भी क्या होता है, एक तरह का गिफ्ट होता है जो different kind of persons जो हैं वो दे जाते हैं, लेकिन ये specific purpose के लिए होते हैं. इसीलिए जिस तरह से कोई चीज़, जैसे हमने लिगेसी की बात करी थी, जिस तरह से हमने लिगेसी के अलावा हमने बात करी थी ऊपर, आई फॉरगेट द नेम, लीगेसी. इसी तरह से जो स्पेसिफिक जर्नल डोनेशंस, जो डोनेशंस थे, अगर वो क्या थे, अगर हमारे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में एज अ बैलेंस शीट. सो गवर्नमेंट ग्रांट. Now, college, public, hospitals, etc. depend upon government grant for their activities. अब government भी जो है वो colleges को promote करने के लिए, public hospitals को promote करने के लिए किसी तरह help करती है, तो इसको हम बोलते हैं government grant. The recurring grant is in the form of maintenance. Grant is treated as revenue receipt and credited to income and expenditure account. However, grants such as building grant are treated as capital receipt and transfer to the building fund account. It may be noted that some non-profit organizations receive cash subsidy from the government or government agencies. These subsidies are also treated as revenue income for the year in which it is received. अब यहाँ पर समझने वाली बात फिर वही आ गई कि आपको ये देखना है कि वो किस तरह की नेचर की है, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है. लाइक किसी बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप इस बिल्डिंग में अपना काम शुरू कर सकते हो, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने एक बार दिया, बार बार तो वो बिल्डिंग नहीं देगी, तो फिर वो कहाँ पर आएगी, हमारे कैपिटल रिसिप्ट हो गई, और वो कहाँ पर चली जाएगी, हमारी कैपिटल साइड में चली जाएगी. अब अगर कोई पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट हमें हर महीने बोल रही है कि हम हर महीने आपके अकाउंट में 15,000 या 1.5 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिया करेंगे, तो ये रेकरिंग नेचर का है. तो अब ये कहाँ पर जाएगी, ये हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम जो है वो ट्रीट करी जाएगी. सो दिस इज द डिफरेंस. वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो किस तरह की है. Next is specific funds. The non-profit organization office creates special funds for certain purposes, activities such as prize fund, match fund, sports fund, etc. Such funds are invested in securities and the income earned on such investment is added to the respective fund, not credited to income and expenditure account. अब क्या होता है, जिस तरह से कोई organizations होती हैं, like हम sole proprietor की बात करते हैं, हम companies की बात करते हैं, हम partnership firms की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, रिजर्व फंड बना लेते हैं, इसी तरह से प्रोविडेंट फंड बना लेते हैं, इसी तरह से एम्प्लॉय सेविंग फंड बना लेते हैं. तो वो हर साल क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाला और उसको उस पर जमा कर दिया. तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किस तरह के फंड क्रिएट करती हैं, वो करती हैं प्राइज फंड की. अगर कोई मैच करवाते हैं तो उसमें हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अब हमने हर साल एक स्पोर्ट्स का मैच करवाना है, तो वहां पर उन्होंने मैच फंड बना लिया, इसी तरह से स्पोर्ट्स फंड बना लिया. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स होते हैं. तो इसमें जो भी अब ये फंड्स हम क्रिएट करते हैं, तो अगर मैं सपोज हर साल कह देती हूँ, हर साल अगर सपोज करो मैं अपने प्रॉफिट जितनी भी मेरे को इनकम हो रही है, उस इनकम का मैं 20% जो है वो इस फंड में ट्रांसफर कर रही हूँ. ठीक है, तो अब सपोज मैंने हर बार 20,000 जो है वो इस फंड में ट्रांसफर किए, तो ये क्या कर रही हूँ, मैंने अपना कैश निकाल के अलग से एक कैश बॉक्स में रख दिया, तो वो मुझे कोई अर्निंग नहीं ना दे रहा. तो अब हम क्या करते हैं,
ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इसके लिए एक जैसे हम अपने आरडी खोल लेते हैं ना कि हमने हर महीने 5,000 की सेविंग करी, 2,000 की सेविंग करी और उठा के उसको आरडी में डाल दिया ताकि हमें कुछ तो इंटरेस्ट मिले। तो इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, फंड क्रिएट कर देती हैं, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, डिफरेंट काइंड ऑफ फंड, और इनके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट कर देती हैं कि इतने पैसे निकाले और उस इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। तो अब ये जो जितना भी पैसा हम इनकम उसके ऊपर अर्न कर रहे हैं, यानी अगर मैंने आरडी खोली तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इसी तरह से अगर इन्होंने कोई सिक्योरिटीज परचेज करी हैं तो उसके ऊपर इनको इनकम अर्न हो रही है। ऑन सच इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू रिस्पेक्टिव फंड। तो अब वो फंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो इस 20,000 के ऊपर मुझे 2,000 रुपए मिले, तो ये क्या हो गए, मैंने इसको 2,000 को अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया, मैंने क्या करा, इसी में ऐड कर दिया और ये फंड अब कितना हो गया, ये 22,000 का हो गया, तो वापस उसी में इसको ऐड कर देते हैं। सो अकाउंट सिमिलरली द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पसेस आर आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द स्पेशल फंड। फॉर एग्जांपल, अ क्लब में मेंटेन अ स्पेशल फंड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इन सच अ सिचुएशन द इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू स्पोर्ट्स फंड एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स देयर। तो अब वो क्या कह रहा है कि मान लो मैंने स्पोर्ट्स फंड के नाम पर एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसपे मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 22,000 का। अब इस 22,000 में से मैंने कोई स्पोर्ट्स फंड बनाया था, मैंने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा दी, तो उसके ऊपर मेरा 5,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो वो मैं क्या करूंगी, वो भी मैं इसमें से ही माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो मैं दिखाऊंगी वो कितने की दिखाऊंगी, 17,000। इन्होंने नीचे हमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सपोज कि आपका प्राइस फंड जो था वो 80,000 का था, तो अब मैंने इतने का फंड जनरेट करना है, तो मैंने क्या करी, 80,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जो भी मुझे उस इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई 8,000 रुपए, वो इसमें ऐड हो गई, और जो एक्सपेंडिचर्स हुए, प्राइज अवार्ड दिए मैंने लोगों को, तो वो माइनस हो गए। तो मेरा टोटल फंड जो है वो 88,000 का बन गया, उसमें से 6,000 रुपए एक्सपेंडिचर्स हो गए और बाकी का कितना रह गया, 82,000 का मेरा स्पोर्ट्स फंड जो है या फिर प्राइस फंड जो है वो क्रिएट हो गया। सो इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। So these are the different kinds of items which are shown in our we can say non-profit organization। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसकी एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट, आपके फीडबैक्स जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं कि ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। पिछले लेक्चर्स देखने के लिए आप इंफॉर्मेशन आइकन पर जाइए, आपको मेरी लास्ट वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।